गई है यूक्रेन से। वहां पर रूस के हमलों के बाद मारियोपोल शहर में जबरदस्त तबाही हुई है और खबर है कि रूस के इन हमलों में इस शहर में रहने वाले 5000 लोगों की मौत हो गई। रूस ने मारियोपोल शहर में यूक्रेन की सेना के साथ कई सारे रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया और इन हमलों की वजह से पूरा मारियोपोल शहर तबाह हो चुका है। हर तरफ तहस नहस इमारतें और टैंकों का मलबा पड़ा हुआ है। सड़कों की हालत इतनी बुरी है कि वहां से पैदल गुजरना भी अब मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि सड़कों पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के टूटे फूटे और जले हुए हिस्से बिखरे पड़े हैं। यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को 40 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन रूसी सेना को इस जंग में कोई बड़ी कामयाबी अब तक नहीं मिली, क्योंकि यूक्रेन के सैनिक उनके सामने डटकर खड़े हैं और रूस की सेना के हमलों का जवाब दे रहे हैं। यही नहीं, यूक्रेन ने दावा किया कि कई बार उनके हमलों में रूस को काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन की तरफ से रूसी सैनिकों पर इसी तरह का एक हमला रॉकेट से किया गया। हालांकि यह हमला किस इलाके में किया गया इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन यूक्रेन की सेना की तरफ से इसका एक वीडियो जारी किया गया। वीडियो में यूक्रेन के सैनिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से रूसी सेना पर हमला करते नजर आए। इससे पहले यूक्रेन के सैनिकों ने उस जगह को चुना जहां से उन्हें हमले को अंजाम देना था। इसके बाद रॉकेट लॉन्चर को एक बड़े मैदान के बीच ले जाया गया। वहां पहले एक सैनिक ने इस बात का पता लगाया कि किस दिशा में निशाना लगाना है और टारगेट कितनी दूरी पर है। जैसे ही टारगेट सेट हुआ, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को हमले के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया गया। इस दौरान दूर खड़ा एक दूसरा सैनिक लगातार निर्देश देता रहा। एक बार पूरा सिस्टम फिट हो जाने के बाद जैसे ही फायर का बटन दबा, एक के बाद एक कई रॉकेट टारगेट को खत्म करने के लिए चल दिए। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उनके हमले में बड़ी संख्या में रूसी सेना के हथियार तबाह हो गए, जबकि कई सैनिक भी मारे गए। यूक्रेन ने रूस के एक टैंक को बम से उड़ाने का दावा किया, जिसका वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि एक सुनसान इलाके में खड़ा वो टैंक पलक झपकते ही तबाह हो गया। टैंक पर बम गिरते ही वहां तेज धमाका हुआ, जिसके बाद उसके परखचे उड़कर चारों तरफ फैल गए। वहीं धुएं का गुबार आसपास फैलता हुआ नजर आया। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये वीडियो किस इलाके का है, लेकिन हाल के दिनों में यूक्रेन ने कई ऐसे वीडियो जारी कर रूसी सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद करने का दावा किया। और युद्ध के बीच रूस से बड़ी खबर आ रही है। रूस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए वहां के 228 महत्वपूर्ण लोगों के रूस में घुसने पर रोक लगा दी है। इन 228 लोगों में रूस के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी शामिल हैं। रूस का ये फैसला ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध का जवाब माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन पर हुए हमलों के विरोध में ऑस्ट्रेलिया ने भी रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। इसलिए वहां के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पर भी अब रूस की ओर से रोक लगा दी गई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लगातार पाबंदियों का दौर भी जारी है, जहां पर प्रतिबंधों का दौर जारी है रूस के लिए। वहीं रूस भी लगातार कई सारे बड़े राजनेताओं में पर प्रतिबंध लगा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने मारियोपोल समेत यूक्रेन के कई शहरों में प्रोपेगेंडा वॉर भी शुरू कर दी, जिसमें वो माहिर माने जाते हैं। वो जंग के दौरान लगातार वीडियो जारी करके चेचन लड़ाकों की ताकत दिखा रहे हैं, ताकि यूक्रेन के सैनिकों का मनोबल तोड़ा जा सके। और एक बार फिर कादिरोव ने अपने एक बेहद खास लड़ाके का वीडियो जारी किया। बताया गया कि कादिरोव का ये खूंखार लड़ाका सुल्तान राशेव अपने साथियों के साथ मिलकर यूक्रेन के साथ जंग के पहले दिन से ही वहां लड़ रहा है। सुल्तान राशेव को चेचनिया में पहलवान के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि सुल्तान के एक इशारे पर उसकी टुकड़ी में शामिल चेचन लड़ाके किसी भी इलाके में कत्लेआम मचा देते हैं। बताया गया कि कादिरोव ने सुल्तान राशेव का ये वीडियो उसके जन्मदिन के मौके पर जारी किया और उसमें जमकर उसकी तारीफ की। उन्होंने सुल्तान राशेव को बेहद खतरनाक और जंग में माहिर लड़ाका बताया। कादिरोव की तरफ से जारी वीडियो में वो चेचन लड़ाकों की एक टुकड़ी की अगुवाई करता भी नजर आया। शहर में रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों ने यूक्रेन की सेना को कड़ी चुनौती दी। जंग की शुरुआत में ही इस शहर को रूस ने अलग देश की मान्यता दे दी थी, जिसके बाद से ही यूक्रेन की सेना अपने इलाके को बचाने में जुटी है। लेकिन रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों ने उनकी नाक में दम कर रखा है। वो बिना रुके दिन भर यूक्रेन की सेना को निशाना बना रहे हैं। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि विद्रोहियों ने अपने दुश्मन पर एक के बाद एक कई मिसाइल बरसाई। यही नहीं, उन्होंने यूक्रेन के सैनिकों को टारगेट कर कई मोर्टार भी दागे। इस इलाके में विद्रोहियों ने कई बंकर भी बना रखे हैं ताकि यूक्रेन के हमलों से वो अपनी जान बचा सकें।
हालांकि दोनों तरफ से जारी इस भीषण बमबारी की वजह से डोनेट्स्क के कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध में एक तरफ यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो गए हैं तो दूसरी तरफ रूस को भी बड़ा नुकसान हुआ है। रूस के अधिकारियों ने ये माना है कि यूक्रेन में हमलों के दौरान उनके भी कई सैनिकों की मौत हो गई है। रूस ने कीव से सेना पीछे हटाने पर भी सफाई दी और उसे बातचीत के बाद उठाया गया कदम बताया। तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार, जहां पर कहा जा रहा था कि रूसी सेना पीछे हट रही है, लेकिन इसको लेकर रूसी सेना ने अपनी सफाई दी है। उसने कहा है कि जो बातचीत के दौर लगातार हो रहे हैं उसी के जरिए फैसला लिया गया है कि रूसी सेना अब पीछे हटे, इसलिए उनके लड़ाके धीरे धीरे कई शहरों को छोड़कर अब वापस भी लौट रहे हैं। और तस्वीरें भी आप देखें किस तरीके से रूसी टैंक अब धीरे धीरे शहरों को छोड़कर वापस रूस की ओर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कई ऐसे शहर हैं जिनको पूर्ण रूप से छुड़ा लिया गया है यूक्रेन की सेना के द्वारा। और यूक्रेन पर रूस के हमले का 44वां दिन आज हो चला है, लेकिन जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ अब चीनी साइबर हमले की साजिश का भी खुलासा हुआ है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि 23 फरवरी यानी कि यूक्रेन पर रूस के हमले के एक दिन पहले से ही चीनी हैकर सक्रिय हैं। खुफिया अधिकारियों का दावा है कि चीन में मौजूद चीनी हैकर्स यूक्रेन के सीक्रेट चुरा रहे थे। हालांकि चीन साइबर हमले के आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। तो 44 दिन आज बीत चुके हैं युद्ध को लेकर, लेकिन 23 फरवरी से आपको बता दें कि चीनी हैकर्स कई सारे सक्रिय थे, जिसका आरोप अब यूक्रेन चीन पर लगा रहा है। हालांकि चीन ने भी इसको लेकर साफ सफाई दी है और इनकार किया है इस बात से कि उसके हैकर्स किसी भी तरीके का कोई डेटा यूक्रेन से चोरी नहीं कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि 24 फरवरी से जंग जारी है, लेकिन उससे पहले से ही ये कहा जा रहा है कि 23 फरवरी से ही लगातार चीनी हैकर्स यूक्रेन की कई इंपॉर्टेंट डेटा को अपने पास हैक कर रहे थे। और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। वहां रूस के हमलों के बाद मारिउपोल शहर में जबरदस्त तबाही हुई है और खबर है कि रूस के इन हमलों में इस शहर में रहने वाले 5000 लोगों की मौत हो गई है। रूस ने मारिउपोल शहर में यूक्रेन की सेना के साथ कई सारे रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया और इन हमलों की वजह से पूरा मारिउपोल शहर तबाह हो चुका है। हर तरफ तहस नहस इमारतें और टैंकों का मलबा पड़ा हुआ है। सड़कों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि वहां से पैदल गुजरना भी अब मुश्किल हो रहा है। ज़ेलेंस्की इससे पहले भी हथियारों के लिए नेटो देशों के आगे झोली फैला चुके हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने बीच बीच में नेटो देशों को ये कहकर लताड़ा था कि वो रूस से डरते हैं, क्योंकि यूक्रेन जंग की जड़ ही नेटो है, जिसमें शामिल होने के लालच में ज़ेलेंस्की ने पुतिन जैसे ताकतवर इंसान से झगड़ा मोल ले लिया और यूक्रेन युद्ध की आग में जल उठा। 24 फरवरी को जब पुतिन ने यूक्रेन पर आसमान से आग बरसानी शुरू की थी तो ना अमेरिका ने और ना ही नेटो देशों में किसी ने अपनी सेना भेजी थी। और तब से अब तक यूक्रेन के सैनिक खुद ही रूस की सेना से लड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की की जबान ये कह कहकर छिल गई कि पश्चिमी देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दें, लेकिन बाइडेन और नेटो के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। जिसके बाद यूक्रेन ने अपनी रणनीति थोड़ी बदल दी और अब वो दूसरे देशों से ये कहकर हथियार मांग रहा है उनसे वो शांति की स्थापना करेगा। But today weapons serve the purpose of peace. लेकिन नेटो देशों ने फूंक फूंक कर कदम रखा। विश्व युद्ध या यूं कहे कि परमाणु युद्ध की आशंका से सहमे नेटो ने एक बार फिर सेफ गेम खेला। We are providing support, but at the same time working hard to prevent escalation of the conflict. कहा जा रहा है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने खास तौर पर जर्मनी से मदद मांगी। उन्होंने जर्मनी से कहा कि वो यूक्रेन को हथियार देने के काम में तेजी लाए, क्योंकि बर्लिन के पास तो वक्त ही वक्त है, लेकिन कीव के पास नहीं। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने खास तौर पर जर्मनी का नाम इसलिए लिया क्योंकि उसने संकेत दिए थे कि वो रूस के साथ संबंध बनाए रखने के पक्ष में है। और कहा जा रहा है इस बात में उसका साथ फ्रांस और तुर्की भी दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस के मुद्दे पर नेटो देश दो हिस्सों में बंट चुके हैं, जिनमें एक तरफ है यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड और बाल्टिक देश, जो चाहते हैं कि रूस से हर तरह का संपर्क खत्म कर दिया जाए और पुतिन को उनके घुटनों पर लाया जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि जर्मनी ऐसा नहीं करना चाहता। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जर्मनी को 55% नेचुरल गैस रूस से मिलती है। इसके अलावा उसे 35% कच्चा तेल और 45% कोयला भी रूस से ही मिलता है। खबर है कि जर्मनी के अलावा फ्रांस और तुर्की भी रूस से लेन देन करते रहने के पक्ष में है।
वहीं ब्रिटेन ने दावा किया कि अगर यूक्रेन को सही हथियार मिले तो वो रूस की सेना को पछाड़ सकता है। ब्रिटेन का यह दावा ऐसे वक्त में सामने आया जब यूक्रेन के विदेश मंत्री ने नेटो देशों से केवल और केवल हथियार मांगे और अपनी सेना और देश के नागरिकों की पीठ थपथपाई। उन्होंने दुनिया के सामने शान से कहा कि यूक्रेन की आर्मी और लोगों ने दिखा दिया कि जंग कैसे लड़ी जाती है। In the recent weeks, Ukrainian army and the entire Ukrainian nation has demonstrated that we know how to fight. केवल यूक्रेन के विदेश मंत्री ही नहीं बल्कि ब्रिटेन ने भी वहां की सेना की वाहवाही की। उसने तो ये तक दावा कर दिया कि अगर यूक्रेन को सही हथियार मिले तो वो रूस की सेना का घमंड तोड़ सकता है। मतलब ये कि ब्रिटेन ये कहना चाहता है कि हथियार मिलते ही यूक्रेन की सेना रूस के सैनिकों को उनकी नानी याद दिला देगी। खबर है कि ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने कहा कि लंबे युद्ध की वजह से रूस के सैनिक थक चुके हैं, जबकि यूक्रेन की सेना का जोश हाई है और उनकी मदद करने का ये सही वक्त है। दरअसल रूस की ताकतवर सेना का सामना जिस तरह पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को बड़ा झटका। अदालत ने नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर का फैसला किया रद्द। अविश्वास प्रस्ताव पर 9 अप्रैल को दोबारा वोटिंग का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान ने आज बुलाई कैबिनेट और संसदीय दल की बैठक। शाम को पाकिस्तान की जनता को भी करेंगे संबोधित। ट्वीट करके कहा, आखिर दम तक संघर्ष करूंगा। यूएनजीए से रूस को बहुत बड़ा झटका। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से रूस को किया गया निलंबित। वोटिंग में भारत एक बार फिर रहा अनुपस्थित। गोरखनाथ मठ हमले की एटीएस ने जांच तेज की। हमले के आरोपी मुर्तजा के पिता मुनीर अब्बास से भी यूपी एटीएस करेगी पूछताछ। नोटिस भेजकर किया तलब। सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान को नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, तो अब यानी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और अभी चुनाव नहीं होंगे जो चुनाव की बात हो रही थी। बिल्कुल नहीं किशोर, नेशनल असेंबली के अंदर अब यह तय होगा कि किसके पक्ष में वोट है, बहुमत किसके पक्ष में। इमरान खान को बहुत बड़ा झटका आपने थोड़ी देर पहले बताया और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एकमत राय से यह फैसला लिया है कि 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग होगी और डिप्टी स्पीकर का जो फैसला था जिसमें अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था, उस अविश्वास प्रस्ताव को बहाल किया गया है। यानी जो फैसला था उसे अवैध करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और ये तय किया है कि 9 अप्रैल को नेशनल असेंबली में वोटिंग होगी और जिस पार्टी को भी बहुमत हो गया, जिस गठबंधन को बहुमत होगा, वो 9 अप्रैल को तय होगा। आपने किशोर खुद ही पहले कई बुलेटिन में इसका जिक्र किया है कि इमरान खान के पास बहुमत नहीं है, उनके सहयोगी दल भी अब उनके साथ नहीं है और कई सांसद तो बागी हो गए हैं। तो विपक्ष की तरफ पलड़ा भारी है। लेकिन आज के फैसले से जो पिछले कई दिनों से कवायद चल रही थी उससे एक बात तो साफ हो गई है कि इमरान खान को झटका लगा है। अब उन्हें अविश्वास प्रस्ताव में अपना बहुमत साबित करना होगा जो कि बहुत मुश्किल होगा। शुक्रिया नीरज आपका। तो लौटते हैं हम यूक्रेन की खबरों पर। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते हथियारों की जरूरत बढ़ती गई। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन ने इसीलिए यूक्रेन को ज्यादा ताकतवर हथियार देने की हिमायत की। ज़ेलेंस्की ने भी पश्चिमी देशों से ऐसी ही अपील की थी और दलील दी थी कि पुतिन की सेना यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को उससे अलग करने की चाल चल रही है। उन्होंने दावा किया था कि रूस की आर्मी लुहांस्क और डोनेत्स्क की ओर बढ़ रही है, जिसे रोकने के लिए उन्हें पश्चिमी देशों के हथियारों की जरूरत है। Треба сказати про якусь іншу країну. Я кажу про якусь іншу країну. Якщо це війна, то я називаю її війною. बुचा नरसंहार के बाद यूक्रेन ने बार बार ये कहा कि रूस की सेना वहां के दूसरे शहरों में भी मौत का वैसा ही खेल खेलना चाहती है। ज़ेलेंस्की के लुहांस्क और डोनेत्स्क से जुड़े बयान को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्हें डर है कि कहीं वहां भी लोगों का वही हाल ना हो। कहा जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन में अपनी प्लानिंग थोड़ी बदली है और अब उसका पूरा फोकस पूर्वी इलाके पर है। खुद ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेत्स्क इलाके पर नए सिरे से हमले की तैयारी कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन में रूस की भाषा बोलने वालों की आबादी ज्यादा है और वहां रूस के समर्थक अलगाववादी बरसों से यूक्रेन का विरोध करते रहे हैं। खबर है कि इस विद्रोह की वजह से 2014 के बाद से वहां करीब 14,000 लोगों की मौत हो चुकी है। खबर है कि इसीलिए पुतिन की सेना का ध्यान इस इलाके पर है, लेकिन हमले से पहले वो एक छोटा सा ब्रेक ले सकती है और हथियारों और सेना को फिर एकजुट करके आगे बढ़ सकती है। पश्चिमी देश कह रहे हैं कि इसमें कई हफ्ते लग सकते हैं क्योंकि यूक्रेन में जंग लड़ रहे करीब 1/3 सैनिक आगे की जंग लड़ने की हालत में। और
बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। वहां रूस के हमलों के बाद मारिउपोल शहर में जबरदस्त तबाही हुई है और खबर है कि रूस के इन हमलों में इस शहर में रहने वाले 5000 लोगों की मौत हो गई है। रूस ने मारिउपोल शहर में यूक्रेन की सेना के साथ कई रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया और इन हमलों की वजह से पूरा मारिउपोल शहर तबाह हो चुका है। हर तरफ तहस नहस इमारतें और टैंकों का मलबा पड़ा हुआ नजर आया और सड़कों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि वहां से पैदल गुजरना भी अब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सड़कों पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के टूटे फूटे जले हुए हिस्से बिखरे पड़े हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से सब कुछ ध्वस्त और तबाह पड़ा है। सब कुछ राख हो चुका है। इस वक्त यूक्रेन में हालात ऐसे हो चुके हैं कि वहां पर सड़कों पर चलना भी अब मुश्किल हो गया है और सड़कों पर किस तरीके से ये बख्तरबंद गाड़ियां और टूटे हुए टैंक पड़े हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां पर कितनी तबाही हुई है। के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया गया। इस दौरान दूर खड़ा एक दूसरा सैनिक लगातार निर्देश देता रहा। एक बार पूरा सिस्टम फिट हो जाने के बाद जैसे ही फायर का बटन दबा, एक के बाद एक कई रॉकेट टारगेट को खत्म करने के लिए चल दिए। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उनके हमले में बड़ी संख्या में रूसी सेना के हथियार तबाह हो गए, जबकि कई सैनिक भी मारे गए। उधर यूक्रेन ने रूस के एक टैंक को बम से उड़ाने का दावा किया, जिसका वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि एक सुनसान इलाके में खड़ा वो टैंक पलक झपकते ही तबाह हो गया। टैंक पर बम गिरते ही वहां तेज धमाका हुआ, जिसके बाद उसके परखचे उड़कर चारों तरफ फैल गए। वहीं धुएं का गुबार आसपास फैलता हुआ नजर आया। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये वीडियो किस इलाके का है, लेकिन हाल के दिनों में यूक्रेन ने कई ऐसे वीडियो जारी कर रूसी सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद करने का दावा किया। वहीं लुहांस्क शहर में यूक्रेन की फौज ने एक रूसी टैंक को तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो भी उसकी ओर से जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन के सैनिकों की ओर मिसाइल दागने के बाद रूसी सेना का एक टैंक जोरदार धमाके के साथ फटता दिखाई दिया। बताया गया कि उस टैंक को अपने इलाके की ओर आता देख वहां पहले से तैनात यूक्रेन की सेना के जवानों ने उसकी घेराबंदी कर ली। इसके बाद उस पर सटीक निशाना साधकर मिसाइल दागी गई। जैसे ही जलती हुई मिसाइल उस टैंक से टकराई, वहां एक तेज धमाका हुआ, एक ऐसा जोरदार धमाका जिसने आसपास के इलाके को थर्रा दिया। इसके बाद रूसी टैंक से आग की लपटें उठती दिखाई दी। यूक्रेन का दावा है कि इस मिसाइल अटैक में रूस की सेना का वो टैंक पूरी तरह बर्बाद हो गया। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन के वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने मारिउपोल समेत यूक्रेन के कई शहरों में प्रोपेगेंडा वॉर भी शुरू कर दी, जिसमें वो माहिर माने जाते हैं। वो जंग के दौरान लगातार वीडियो जारी करके चेचन लड़ाकों की ताकत दिखा रहे हैं, ताकि यूक्रेन के सैनिकों का मनोबल तोड़ा जा सके। और एक बार फिर कादिरोव ने अपने एक बेहद खास लड़ाके का वीडियो जारी किया। बताया गया कि कादिरोव का ये खूंखार लड़ाका सुल्तान राशिव अपने साथियों के साथ मिलकर यूक्रेन के साथ जंग के पहले दिन से ही वहां लड़ रहा है। सुल्तान राशिव को चेचनिया में पहलवान के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि सुल्तान के एक इशारे पर उसकी टुकड़ी में शामिल चेचन लड़ाके किसी भी इलाके में कत्लेआम मचा देते हैं। बताया गया कि कादिरोव ने सुल्तान राशिव का ये वीडियो उसके जन्मदिन के मौके पर जारी किया और उसमें जमकर उसकी तारीफ की। उन्होंने सुल्तान राशिव को बेहद खतरनाक और जंग में माहिर लड़ाका बताया। कादिरोव की तरफ से जारी वीडियो में वो चेचन लड़ाकों की एक टुकड़ी की अगुवाई करता भी नजर आया। उधर डोनेस्क शहर में रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों ने यूक्रेन की सेना को कड़ी चुनौती दी। जंग की शुरुआत में ही इस शहर को रूस ने अलग देश की मान्यता दे दी थी, जिसके बाद से ही यूक्रेन की सेना अपने इलाके को बचाने में जुटी है। लेकिन रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों ने उनकी नाक में दम कर रखा है। वो बिना रुके दिन भर यूक्रेन की सेना को निशाना बना रहे हैं। वहां के एक इलाके से पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को बड़ा झटका। अदालत ने नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर का फैसला किया रद्द। अविश्वास प्रस्ताव पर 9 अप्रैल को दोबारा वोटिंग का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान ने आज बुलाई कैबिनेट और संसदीय दल की बैठक। शाम को पाकिस्तान की जनता को करेंगे संबोधित। ट्वीट करके कहा, आखिरी दम तक संघर्ष करूंगा। यूएनजीए से रूस को बहुत बड़ा झटका। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से रूस को किया निलंबित। वोटिंग में भारत एक बार फिर अनुपस्थित। गोरखनाथ मठ हमले की एटीएस ने जांच की तेज। हमले के आरोपी मुर्तजा के पिता मुन्नीर अब्बास से भी यूपी एटीएस करेगी पूछताछ। नोटिस भेजकर किया तलब। अपने घर की बालकनी से ही रिकॉर्ड किया।
मतलब साफ है कि रूस के फाइटर जेट यूक्रेन में बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं। सुखोई 34 रूस का अब तक का सबसे आधुनिक और सबसे नया फाइटर जेट है। आग के जो शोले छोड़ता हुआ सुखोई दिखा, उन्हें तकनीकी भाषा में थर्मल फ्लेयर्स कहा जाता है, जिसका मकसद दुश्मन की मिसाइल को चकमा देना होता है। फाइटर जेट उड़ा रहे पायलट को जैसे ही भनक भी लगती है कि कोई मिसाइल उसके जेट को निशाना बना सकती है, वो तुरंत थर्मल फ्लेयर हवा में छोड़ देता है। ये आग के शोले मिसाइल को भटका सकते हैं, क्योंकि कोई भी मिसाइल आमतौर पर गर्मी की तरफ जाती है और उसी का पीछा करती है। जैसे ही बेहद ऊंचे तापमान वाली तरंगे फाइटर जेट से निकलती हैं, मिसाइल फाइटर जेट की जगह उन तरंगों के पीछे जाने लगती है और फाइटर बचने में कामयाब हो जाता है। जिस सुखोई 34 का वीडियो सामने आया, उसमें खास तौर पर मिसाइल के हमलों को नाकाम करने की क्षमता है। सुखोई 34 फाइटर जेट की कीमत $36 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब $325 करोड़ बताई जाती है। यूक्रेन में चल रही जंग में रूस के फाइटर जेट का सामना दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम से भी हो रहा है। इनमें सोवियत संघ के दौर में रूस का ही बनाया हुआ S-300 मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। इसके अलावा जैवलिन, स्ट्रिंगर्स और स्टार स्ट्रीक जैसी मिसाइलें भी यूक्रेन के पास अलग अलग मुल्कों से पहुंच चुकी हैं, जिनके निशाने पर रूस के जंगी जहाज हैं। इन मिसाइलों से रूस को खतरा ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन के ऑपरेशन के लिए उसके फाइटर जेट काफी कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए मजबूर है। इसीलिए रूस सुखोई 34 का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है, ताकि मिसाइलों से बचते हुए अपने निशाने पर सटीक हमले कर सके। उधर रूस की लगातार बमबारी से यूक्रेन के कई शहरों में दहशत बढ़ गई, जिसकी एक तस्वीर लुहांस्क से भी सामने आई, जहां का एक रिहायशी इलाका एक के बाद एक हुए 2 जबरदस्त धमाकों की वजह से थर्रा उठा। धमाकों के बाद वहां दिलों में दहशत पैदा करने वाला धुएं का बवंडर उठा और उससे निकलने वाले काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। बताया गया कि रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर यह हमला किया, जिससे ठीक पहले वहां की गली में कुछ लोग चहलकदमी करते नजर आए और बम गिरने की भनक लगते ही उन लोगों ने जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। एक शख्स तो अपनी साइकिल को गिराकर वहीं जमीन पर लेट गया। इससे पहले कि वो लोग वहां दिख रहे एक मकान के अंदर घुस पाते, एक जोरदार धमाका हो गया, जिसके बाद मौका मिलते ही उन लोगों ने बम से बचने के लिए मकान के अंदर पनाह ले ली। इस दौरान वहां एक और धमाका हो गया। बताया गया कि आसपास की कई इमारतों को इन धमाकों की वजह से भारी नुकसान पहुंचा। इस बीच रूस की भारी भरकम सेना से लड़ रहे यूक्रेन ने एक बार फिर नेटो देशों से हथियार मांगे। जेलेंस्की ने यह पहली बार नहीं किया। 24 फरवरी के बाद से वो लगातार नेटो देशों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने वही किया। जंग के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पहुंचे, जहां नेटो देशों के विदेश मंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई, जिसके बाद उन्होंने 2 टूक कहा कि इस समय यूक्रेन को जो 3 चीजें चाहिए वो हैं हथियार, हथियार और सिर्फ हथियार। There's only 3 items on it. It's weapons, weapons, and यूक्रेन से एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने यूक्रेन को युद्ध के लिए 25,000 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भेजी हैं और बताया गया है कि इन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की मदद से कीव पर होने वाले संभावित हमले में यूक्रेन को बचाने के लिए काफी मदद मिलेगी और हवा से होने वाले हमलों में रूस को जवाब दिया जा सकेगा। खबर है कि इन मिसाइलों के साथ साथ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में यूक्रेन को 60,000 एंटी टैंक सिस्टम भी भेजे हैं। इंसान से झगड़ा मोल ले लिया और यूक्रेन युद्ध की आग में जल उठा। 24 फरवरी को जब पुतिन ने यूक्रेन पर आसमान से आग बरसानी शुरू की थी, तो ना अमेरिका ने और ना ही नेटो देशों में किसी ने अपनी सेना भेजी थी। और तब से अब तक यूक्रेन के सैनिक खुद ही रूस की सेना से लड़ रहे हैं। जेलेंस्की की जबान ये कह कहकर छिल गई कि पश्चिमी देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दें, लेकिन बाइडेन और नेटो के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। जिसके बाद यूक्रेन ने अपनी रणनीति थोड़ी बदल दी और अब वो दूसरे देशों से ये कहकर हथियार मांग रहा है उनसे वो शांति की स्थापना करेगा। but today weapons serve the purpose of peace. लेकिन नेटो देशों ने फूंक फूंक कर कदम रखा। विश्व युद्ध या यूं कहे कि परमाणु युद्ध की आशंका से सहमे नेटो ने एक बार फिर सेफ गेम खेला। We are providing support, but at the same time working hard to prevent escalation of the conflict. कहा जा रहा है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने खास तौर पर जर्मनी से मदद मांगी। उन्होंने जर्मनी से कहा कि वो यूक्रेन को हथियार देने के काम में तेजी लाए, क्योंकि बर्लिन के पास तो वक्त ही वक्त है, लेकिन कीव के पास नहीं।
माना जा रहा है कि यूक्रेन ने खास तौर पर जर्मनी का नाम इसलिए लिया क्योंकि उसने संकेत दिए थे कि वो रूस के साथ संबंध बनाए रखने के पक्ष में है। और कहा जा रहा है इस बात में उसका साथ फ्रांस और तुर्की भी दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस के मुद्दे पर नेटो देश दो हिस्सों में बंट चुके हैं, जिनमें एक तरफ है यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड और बाल्टिक देश, जो चाहते हैं कि रूस से हर तरह का संपर्क खत्म कर दिया जाए और पुतिन को उनके घुटनों पर लाया जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि जर्मनी ऐसा नहीं करना चाहता। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जर्मनी को 55% नेचुरल गैस रूस से मिलती है। इसके अलावा उसे 35% कच्चा तेल और 45% कोयला भी रूस से ही मिलता है। खबर है कि जर्मनी के अलावा फ्रांस और तुर्की भी रूस से लेन देन करते रहने के पक्ष में है। वहीं ब्रिटेन ने दावा किया कि अगर यूक्रेन को सही हथियार मिले तो वो रूस की सेना को पछाड़ सकता है। ब्रिटेन का यह दावा ऐसे वक्त में सामने आया जब यूक्रेन के विदेश मंत्री ने नेटो देशों से केवल और केवल हथियार मांगे और अपनी सेना और देश के नागरिकों की पीठ थपथपाई। उन्होंने दुनिया के सामने शान से कहा कि यूक्रेन की आर्मी और लोगों ने दिखा दिया कि जंग कैसे लड़ी जाती है। In the recent weeks, Ukrainian army and the entire Ukrainian nation has demonstrated that we know how to fight. केवल यूक्रेन के विदेश मंत्री ही नहीं बल्कि ब्रिटेन ने भी वहां की सेना की वाहवाही की। उसने तो ये तक दावा कर दिया कि अगर यूक्रेन को सही हथियार मिले तो वो रूस की सेना का घमंड तोड़ सकता है। मतलब ये कि ब्रिटेन ये कहना चाहता है कि हथियार मिलते ही यूक्रेन की सेना रूस के सैनिकों को उनकी नानी याद दिला देगी। खबर है कि ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने कहा कि लंबे युद्ध की वजह से रूस के सैनिक थक चुके हैं, जबकि यूक्रेन की सेना का जोश हाई है और उनकी मदद करने का ये सही वक्त है। दरअसल रूस की ताकतवर सेना का सामना जिस तरह यूक्रेन के सैनिकों ने किया, उससे पूरी दुनिया में यूक्रेन के सैनिकों की तारीफ हो